नमस्कार, ये है ऑब्जर्वर डॉन मीडिया और आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं NRWA यानी नोएडा रिफॉर्म वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री हर्ष राज द्विवेदी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और NRWA के को फाउंडर श्री हरिओम त्यागी जी, स्वागत है। NRWA नोएडा रिफॉर्म वेलफेयर एसोसिएशन एक ऐसी संस्था जिसने अपने इंसेप्शन में यानी कि अपने जन्म के समय ही बहुत सारे कार्यों को अपनी जिम्मेदारी में लिया और इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ से बताएंगे हमें श्री हर्ष राज द्विवेदी जी। ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो NRWA भविष्य में करने वाली है? हम लोग अभी NRWA, जिसका फुल फॉर्म है नोएडा रिफॉर्म वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें हम लोग 4 चैप्टर्स पे काम कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कई लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई है। अगर हम गौतम बुद्ध नगर के पॉइंट से बात करें, नोएडा के पॉइंट से बात करें, तो 4 पिलर्स हम इसको मानते हैं कि जितना यहाँ पे उद्योग है उतना ही एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर है, जो कि आपको उतनी ही रोजगार देता है जितना उद्योग देता है। तीसरा आपका मेडिकल और चौथा आपका रेजिडेंस, क्योंकि ये 3 पिलर्स के लोग यहीं पे रहते हैं। तो हमने चारों चैप्टर्स को जोड़े हैं। इनका बेसिकली उद्देश्य ये है कि इन चारों सेगमेंट पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, शासन से रिलेटेड, इन पिलर्स पे, उन पिलर्स के बीच में एक समन्वय बनाना, जिसके लिए हम कई कार्यशाला का आयोजन, कई तरीके की चीज़ें गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन करके आगे करेंगे। हरिओम जी, एज ए को फाउंडर, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट साहब ने बताया हमें कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपके पास अपने एक पूरा प्रोग्राम है, साथ ही साथ जो रेजिडेंट्स हैं, एजुकेशन है, मेडिकल है। लेकिन नोएडा, जो गौतम बुद्ध नगर को हम बेसिकली हम जानते हैं, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आप क्यों जरूरी समझते हैं कि नोएडा का इतना इम्पोर्टेंस क्या है इस पूरे क्षेत्र में, भारत में या दिल्ली NCR में, कि इस पर इतना फोकस करने की आवश्यकता थी? प्रोज जी, आपके सवाल का स्वागत है। यदि हम नोएडा की बात करें तो नोएडा आज विश्व पटल के ऊपर दिखता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि नोएडा के अंदर जो विकास हुआ है वो बड़ा डायनामिक तरीके से हुआ है। बहुत छोटे समय में नोएडा ने अपनी धमक पूरे दुनिया के अंदर दिखाई है। उसके पीछे कारण है कि यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर हैं, और इवन SCL के जैसे फाउंडर हैं, नादर सिंह यूनिवर्सिटी यहाँ पर है। तो एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें तो वो बहुत अच्छी यहाँ पर है। यदि हम लोग बात करें मेडिकल की, तो मेडिकल के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स और बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर हैं। अभी पीछे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर एक कोविड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया है, जो यूपी के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो डिफरेंट डायमेंशन के अंदर नोएडा ने और गौतम बुद्ध नगर ने ज़बरदस्त तरक्की की है। तो इसीलिए ये खास बन जाता है। और उसी कारण से आज, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तो उस वजह से आज एक ऐसी संस्था की ज़रूरत है जो संस्था दोबारा से विभिन्न एजेंसी के साथ में तारतम्य बैठाकर और प्रॉपर तरीके से काम करा सके। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो NRWA है उसका बनना ज़रूरी था। देखिए, नोएडा का जो परिकल्पना की गई थी, नोएडा के बारे में सोचा गया, या उस पर जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो भी विकास के कार्य हुए, वो 1970 के दशक से शुरुआत हुए और आज तकरीबन 50 साल के बाद नोएडा बहुत से अलग अलग दशकों से विभिन्न अचीवमेंट करके गुजरा है। तो इससे पहले भी नोएडा में बहुत से लोग काम कर रहे थे, बहुत सी संस्थाएं थी, प्राइवेट संस्थाएं भी थी और सरकारी कार्यक्रम भी वहाँ पर लागू हैं। तो ऐसी ज़रूरत क्यों महसूस हुई कि जब ऑलरेडी ये 50 साल से एक शहर जो है जो अपने हिसाब से बढ़ रहा है और विश्व पटल पे अपनी पहचान बना चुका है, तो क्यों आवश्यकता थी कि NRWA को बनाया जाए? राकेश जी, इसको एक बहुत छोटे से लाइन में बोलना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशंस इन चारों सेगमेंट में काम कर रहे हैं, जिनके बारे में ऑलमोस्ट कई लोगों को पता है। अगर एक एग्जांपल मैं दूं, अगर मेडिकल का एग्जांपल दूं, तो IIME यहाँ पे बहुत अच्छा काम ऑलरेडी कर रहा है। अगर 1000 डॉक्टर्स यहाँ पे हैं और उसमें से 500 IIME से जुड़े हैं, तो 500 डॉक्टर्स IIME से अगर नहीं जुड़े हैं तो उसकी वजह 2 हो सकती है। या तो वो IIME से जुड़ना नहीं चाहते, या तो उनके पास ऑप्शंस नहीं है। एक लोकतांत्रिक देश होने के कारण हम ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के पास ऑप्शंस आए, कि अगर वो दूसरी जगह अगर जाना चाहें, मिल के काम करना चाहें, तो वो हमारे साथ आए और मिल के इस एसोसिएशन में काम करें। हरिओम जी, अभी हमारे मित्र हर्ष जी ने कहा कि
आईएमए का उदाहरण है, परंतु मात्र आईएमए तो एक समस्या नहीं हो सकती है एक शहर की। और भी बहुत से लोग उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं, तो उसके बावजूद भी हम एक नई संस्था के एक बड़े प्लेटफॉर्म की बात यहाँ पे करते हैं। आप क्यों जरूरी समझते हैं कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म जरूरी है? रोहित जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं हर्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए बताना चाहूँगा कि नोएडा के अंदर जितनी भी पुरानी एसोसिएशंस हैं या जितनी पुरानी संस्थाएं हैं जो गवर्नमेंट के साथ में जुड़ी हुई हैं या उनके साथ मिलकर काम करती हैं, उनको लगभग 25-30 साल ज़्यादा हो गए हैं। और उनके जो पदाधिकारी हैं वो भी बहुत टाइम से कंटिन्यू एक सेम पोस्ट पे हैं, यानी उनको वो इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं, इतनी उनकी प्रोवेंसी हो गई है कि उनको हटाया नहीं जा सकता वहाँ से जल्दी से। तो उनका जो काम करने का तरीका है, या तो वो पुराना 25 साल पुराना है या फिर वो शिथिल पड़ चुके हैं। जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, काफ़ी टाइम हो जाता है, तो उसकी एक्टिविटी जो होती है, जो एक्टिवनेस होती है, वो कम हो जाती है। तो आज सभी संस्थाएं यहाँ पर सिर्फ नाम की रह गई हैं, बहुत अच्छा एग्रेसिवली काम नहीं कर रही वो, और वो अपने आप में शायद सेटिस्फाई हो चुकी हैं, संतुष्ट हो चुकी हैं। इस वजह से उनको काम करने की या तो उनके अंदर ललक नहीं रही, या कहिए कि अब वो अपने आप को नोएडा का जो इस समय का जो मौजूदा जो स्वरूप है उसे तारतम्य बैठाने में नाकाम रही है पिछले कुछ समय से। तो इन सारी चीज़ों को देख के हर्ष जी के माइंड में ये कॉन्सेप्ट आया कि दोबारा से, क्योंकि नोएडा के अंदर अब नए चैलेंजेस हैं, नई समस्याएं हैं और नए काम करने के बहुत सारे फील्ड हैं यहाँ पर। तो उन सबको देखते हुए एक संस्था का गठन किया गया और इस संस्था से हम दोबारा से नोएडा को एक नई ऊंचाई पे या गौतम बुद्ध नगर को एक नई ऊंचाई देने का काम करने की कोशिश करेंगे। बहुत अच्छा आपने कहा, परंतु जैसे हम एक शहर को देखते हैं तो शहर के नए नए रूप होते हैं। शहर में रहने वाले, शहर की संस्थाएं उस रूप को जो है रोज गढ़ते हैं, बनाते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि एक लंबे समय तक एक ही तरह काम करते करते थक गए हों, परंतु कई नए चेहरे भी ऐसे हमने देखा है कि एनर्जेटिक होते हैं, काम कर रहे होते हैं। हर्षी, मेरा सवाल ये है कि अगर कोई ऐसी संस्थाएं जो बहुत छोटे स्तर पे, अगर कोई पर्यावरण पे काम कर रही हो, एजुकेशन काम कर रही हो, और वो देखती है कि NRW की स्थिति जो है एक बड़ी संस्था के रूप में है, उसके लिए आपकी संस्था में क्या स्कोप है? आप उसको अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत जो दूसरी संस्थाएं काम कर रही हैं, हमारा मकसद NRW को लाने का ये नहीं है कि हम किसी के साथ कंपटीशन में हैं। ये एक ऐसी संस्था है जो ओपन टू ऑल है। कोई भी हमारे साथ एसोसिएट हो सकता है, कोई भी अगर अच्छा कार्य कर रहा है हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर हम अच्छा कार्य कर रहे हैं तो लोग हमारे साथ खड़े हों। तो इसलिए हमने सीधा सीधा ये कॉन्सेप्ट अपनाया है कि कोई भी संस्था हमारे लिए न दूर है न पास है, हम सबके साथ खड़े हैं जो अपने तरीके से अपना काम कर रहा है। हरिओम जी, आपका तो एक बड़ा लंबा अनुभव रहा है, आपने मीडिया के माध्यम से इस शहर को भी देखा, आप ब्यूरोक्रेसी पहचानते हैं। क्या ये मुश्किल नहीं लगेगा? कोई और संस्था मिलकर के आपके साथ काम कर रही है, तो क्या कहीं ईगो क्लैशेस की आप उम्मीद करते हैं कि ऐसे विकास के जब हम बात कर रहे हैं तो क्या लोगों की ईगो क्लैश हो सकती हैं? अगर कोई संस्था किसी के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी हो सकता है इसमें, पर हमारा ईगो किसी से क्लैश नहीं है। हम सबके साथ हैं और जो भी अच्छा काम है, जो भी पॉजिटिव वर्क हो इस शहर में कोई करना चाहता है, हम उसके साथ खड़े रहेंगे हमेशा। और कोई हमारे से यदि कोई उम्मीद रखता है और कुछ काम करने के लिए हमें सहयोग करता है तो हम भी अपने दिल खोलकर उसका स्वागत करेंगे। तो ईगो क्लैश का कोई मतलब ही नहीं उठता इसमें। ये एक सामाजिक कार्य है, कोई पर्सनल कार्य हम किसी के लिए नहीं कर रहे, ना हम करेंगे ना कोई दूसरा के साथ हम चाहते हैं। ये एक सहयोग है, सामाजिक कार्य का सहयोग होगा सबके साथ में। इस शहर को, इस ज़िले को कैसे और अच्छा बनाया जा सके, कैसे लिवेबल बनाया जा सके, कैसे लोगों को यहाँ पर जोड़ के हम लोग अच्छा काम कर सकें, उसी के लिए हम काम करेंगे। हर्ष द्विवेदी जी, आप अध्यक्ष हैं इस संस्था के और अध्यक्ष होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन लोगों के साथ बनाएं और साथ ही साथ उन संस्थाओं को, जो छोटी संस्थाएं हैं, आपके साथ काम करना चाहें या उनका कोई प्रोजेक्ट हो जिसमें वो आपका सपोर्ट चाहें, आपके पास आएँ। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अभी जो आर्थिक स्थिति है, संस्था के जो इकोनॉमिक सपोर्ट का सिस्टम है वो किस प्रकार का है? मुझे समझ में अभी आया है कि आप एक नॉट फॉर प्रॉफिट संस्था है, तो हमारे रिसोर्सेज हम कैसे जनरेट करते हैं? देखिए, NRW के अगर रिसोर्सेज या फंडिंग की जनरेशन की अगर आप बात कर रहे हैं तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जो मेंबर्स बने हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल हो, चाहे वो जहाँ से भी हो, तो उनकी हम एक एनुअल फीस डिसाइड कर रहे हैं जो एनुअली देंगे ताकि वो हमारे एसोसिएशन से परमानेंट जुड़े भी रहें। दूसरी जो फंडिंग है, अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो हम कोशिश करेंगे अगर वो प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को पसंद आए तो गवर्नमेंट से हम फंडिंग लें। ये एक सेल्फ फंडिंग संस्था है, आपसी सहयोग से ही हम फंडिंग जनरेट करके लोगों तक उस चीज़ को पहुँचाएंगे।
क्या एक व्यक्ति, हरिओम जी ये सवाल मेरा आपसे है कि क्या एक व्यक्ति जो सहयोग चाहता है, जिसको खुद फंड की आवश्यकता है, क्या उसे ये जरूरी है कि आपका मेंबर बनने के लिए पैसा पहले दे और फिर बाद में उम्मीद करे कि आप सपोर्ट करेंगे उसे, या फिर वो अपने प्रोजेक्ट को लेकर के आपके पास आए, बताए कि उसकी क्या आवश्यकता है या क्या काम कर रहा है और आप सीधा सीधा उसे फंड या सपोर्ट दे सकते हैं? देखिए, संस्था का मेंबर बनना बहुत आवश्यक है यदि हम किसी के साथ काम करते हैं, और मेंबरशिप फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत नॉमिनल है, वो 100 रुपये पर मंथ के हिसाब से या लगभग ऐसी होगी, 1500 पर ईयर, 1500 रुपये पर ईयर है, वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, जनरल फीस है ये। और वो उसके पीछे रीज़न ये है कि उस पैसे का हम लोग कोई डेवलपमेंट में दूसरे का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि उसको मेंबर को हमें बहुत सारी फैसिलिटी देनी होती हैं, उसका डाटा रखना, उसको मेंटेन करना, उनको करना, तो उसको वो बेसिकली वो खर्चा भी हो जाता है एक मेंबर के ऊपर पूरे साल के अंदर, उनको लेटर पैड पे कुछ लिख के देना या उनके आई कार्ड बनाना, दूसरी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो एक तरह से एक एक्सपेंसिव हम मानते हैं कि कस्टमर के ऊपर हम 1500 रुपये या एक अपने जो मेंबर है उसको 1500 रुपये हमारा खर्चा आ जाएगा, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो वो फीस है, तो हम किसी से कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एक ये इन करने के लिए एक बेसिक फ़ीस है। तो हमारे साथ कोई भी जुड़ सकता है, जुड़ने के बाद में जो भी सहयोग हमारा होगा हम उस सहयोग को करेंगे। और क्योंकि ये धीरे धीरे ही संस्था बनती है, एक शायर का शेर है कि अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो हर्षराज जी का जो ये प्रयास है, ये इनका अकेले का प्रयास है, लेकिन धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे और एक कारवां बन जाएगा। और हम मानते हैं कि आने वाले टाइम में एक हम बड़ी संस्था, एक अच्छी संस्था लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाए। जो दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं उनकी जानकारी बता दूं कि NRWA के बारे में जो जानकारी है वो हमारे टिकर में जो नंबर चल रहा है, डिटेल चल रही है, उसके ऊपर डायल करके भी ले सकते हैं। साथ ही साथ जो वीडियो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर भी आपको संबंधित इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। इसके अलावा यदि आपका कोई और प्रश्न है और आप जानकारी उनको चाहते हैं तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अब एक दूसरे स्तर पे विषय को लेना चाहूँगा। हमने देखा कि आज की तारीख में जो स्टार्टअप इंडिया की बात चल रही थी और हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं पर जानकारी के अभाव में लोग ज़्यादा सीरियसली काम नहीं कर पाए हैं। कुछ लोग सफल तो हुए हैं, लेकिन वो बहुत गिने चुने एग्जाम्पल हैं। आपके जो दो फोकस एरिया हैं, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप है और दूसरा है एजुकेशन, और नोएडा जो है दोनों का ही गढ़ है। पूरे NCR में सबसे ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स भी नोएडा में ही हैं और सबसे ज़्यादा एजुकेशन इंस्टीट्यूट भी नोएडा में ही हैं। तो वैसे में जो स्टार्टअप का आपका एक प्रोग्राम है, जिसमें आप हर्ष, ये सवाल आपसे है कि जो स्टार्टअप का प्रोग्राम है आप सपोर्ट करने की बात उन्हें कर रहे हैं, तो वो किस तरह से होगा और कैसे लोगों को चुनेंगे आप? स्टार्टअप के प्रोग्राम में हम ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से प्रोग्राम हमने बनाया है कि नोएडा में जिस तरीके से लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक गवर्नमेंट का भी एक प्रपोजल है स्टार्टअप इंडिया को लेके, जिसमें कि बहुत सारी सहूलियतें जो है गवर्नमेंट दे रही हैं। अगर कोई स्टार्टअप में नोएडा में इन्वेस्ट करना चाहता है या कोई प्रोजेक्ट, कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो हम अपने एसोसिएशन की तरफ से उसको पूरी प्लेटफॉर्म देंगे ताकि उसके बैंक से लेकर शायद जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको हम उसमें सहयोग कर सकें, और यहाँ पर इस्टेब्लिश होने के लिए हम उसको पूरा मार्गदर्शन दे पाएँ। बहुत सही बात आपने कही। मार्गदर्शन एक ऐसी ज़रूरत है जो प्रत्येक व्यक्ति को शुरुआती तौर पे, खास तौर पे वे लोग जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उन्हें ज़रूरत पड़ती है। हरिओम जी, आप खुद एंटरप्रेन्योर भी हैं, मीडिया से भी आप जुड़े हुए हैं और आपने वो सारे के सारे दौर देखे हैं। तो एक स्टार्टअप वाले व्यक्ति को, जिसको पैसा भी बहुत ज़्यादा उसके पास नहीं है, अनुभव की कमी है, तो आप समझते हैं कि NRWA एक सही तरह का बूस्ट दे पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने प्रोज जी। NRWA जो है एक ऐसा काम करेगी जिसमें नए लोग जो भी बिजनेस करना चाहते हैं उनको गाइडेंस के साथ साथ में उनका एनालिसिस भी करेगी। हम लोग ईयरली सबका एनालिसिस करेंगे और जो अच्छा लोग काम कर रहे होंगे उनको हम लोग रिवार्ड भी करेंगे। एक प्लेटफॉर्म पे सबको बुला के गेट टुगेदर करके गवर्नमेंट की संस्था के थ्रू मिलके हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे और जो अच्छा काम कर रहे होंगे उनको हम रिवार्ड करेंगे, उनको अवार्ड देंगे। और इससे क्या होगा कि एक अच्छी प्रतिस्पर्धा कायम होगी और लोग अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। तो हम लोग मानते हैं कि जो आप बता रहे हैं वो हम करेंगे। दिल्ली अपने आप में पर्यावरण की समस्या से जूझ रहा है। हर साल सर्दियां शुरू होते ही हम देखते हैं कि दिल्ली में पर्यावरण का स्तर जो है बहुत तेज़ी से खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। नोएडा दिल्ली से सटा हुआ है। गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने की वजह से भी पर्यावरण अपने आप में इसकी एक मतलब जिम्मेदारी है
बल्कि साथ साथ जो है वो एक ज्वलंत मुद्दा इसके लिए है। हर्ष जी, NRWA के एजेंडा में पर्यावरण भी एक प्रमुखता से है, बिल्कुल। तो वैसे में आप अभी अपना सबसे नज़दीकी चैलेंज जो है, सबसे बड़ी प्रमुखता से जो आपकी प्रायोरिटी है, उसे क्या मानते हैं? देखिए, पर्यावरण बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आज देश में, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मैं एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट रखना चाह रहा हूँ कि आप पेड़, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पेड़ लगा रहे हैं या आज इतने लाख पेड़ लगाए। सिंपल सा है कि अगर आप एक ही पेड़ लगाइए, लेकिन उस पेड़ का ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप पेड़ लगा लीजिए, और अगर हम अपनी संस्था से कोई पर्यावरण के लिए काम करते हैं तो उसका सीधा रहेगा कि हम कम ही पेड़ लगाएंगे, लेकिन उस पेड़ का पूरा ध्यान उस तक रखेंगे जब तक वो पेड़ पूरी तरह से बड़ा ना हो जाए। क्योंकि पेड़ तो आज लग जाते हैं, लेकिन वो कब लगने के बाद हट जाते हैं किसी को नहीं पता होता। क्या मात्र पेड़ों की समस्या, मैं फिर ये सवाल सप्लीमेंट आपसे करूँगा, क्या मात्र पेड़ों की ही समस्या है पर्यावरण के लिए? जो जल और वायु का जो अपने आप में आप देखें कि अब दोनों के लिए एक चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, और नोएडा की घनत्व बढ़ता जा रहा है, ये शहर और बढ़ता गया, ग्रेटर नोएडा बन गया, ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन भी होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप ये जिम्मेदारी से क्या कहीं अपने आप को रोक रहे हैं, या अभी शुरुआत में नहीं लेना चाहते कि जो दूसरे मुद्दे हैं, स्पेशली जल प्रदूषण का जो एक अपने आप में एक जिम्मेदारी नोएडा की है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जल प्रदूषण या जो दूसरे मुद्दे आप बता रहे हैं, घनत्व तो काफ़ी बढ़ रहा है शहर का। हाँ, बट एक्सटेंशन भी हो रहा है शहर का। आज शहर झेवर तक जा चुका है, एयरपोर्ट जिस तरीके से बन रहा है। लेकिन जो ये लोकल मुद्दे हैं, चाहे आप उसको ट्रैफिक पे ले लीजिए, जल का पोल्यूशन ले लीजिए, एयर पोल्यूशन ले लीजिए, इन सब पे भी NRW अपनी तरह से पूरी तरह से काम करेगा। सरकार से मिलकर इन बातों को अपनी रखेगा कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। हमारी जो टीम बनेगी NRW की इन फ्यूचर में, वो आपस में चर्चा करेंगे कि इन सब चीज़ों में हम इसमें कैसे सहयोग कर सकते हैं, ताकि यहाँ के रहने वाले लोगों को एक अच्छा वातावरण मिल सके। शहर बढ़ जाता है और अपना एक व्यक्तित्व बनाता है। हर शहर का एक अपना अंदाज होता है उसके जीने का, उसका सेलिब्रेशन करने का। नोएडा अपने आप में एक बड़ा बिजनेस हब भी है। एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ लोग यहाँ पे रिक्रिएशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं। एक मीडिया की पर्सनैलिटी होने के कारण आपने, और आप देखें नोएडा का वो एरिया भी जिसमें फिल्म सिटी भी है, और तमाम मीडिया चैनल भी, सभी यहाँ पर जितने भी आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं वो मैक्सिमम यहाँ पर हैं। अखबार भी, मेजॉरिटी अखबार यहाँ से प्रिंट होते रहे हैं। तो आपका जो एक नज़रिया रहा है एक मीडिया हाउस की तरफ से एक शहर को देखने का, क्योंकि बहुत सा शहर जो है वो अपने बारे में सच नहीं कहता, कुछ कई बार झूठी बातें कहता है, तो जो शहर दिखा रहा है अपने आप को, क्या सच में इतना विकसित और इतना वर्ल्ड क्लास शहर ये है? प्रोज जी, आपका सवाल बड़ा मतलब ट्रिकी है वैसे तो। पहली बात तो आपने ये कहा कि भाई नोएडा में मीडिया संस्था बहुत ज़्यादा है, तो बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान का ये मीडिया हब है, सबसे ज़्यादा संस्था है, चाहे छोटी संस्था चाहे बड़ी संस्था, नोएडा के अंदर उसका अपना ऑफिस है। दूसरा, जहाँ तक आपने कहा कि जितना विकसित होना चाहिए था उतना विकसित हुआ है ना, जैसे दिखता है कि ऐसा ही है। नोएडा का एक नारा है, क्लीन नोएडा, ग्रीन नोएडा, बट पिछले कुछ समय से जो इसका प्रशासनिक जो अमला है या लोग हैं, वो शायद इस नारे को भूल गए हैं, और उन्होंने इस शहर को, या गौतम बुद्ध नगर के, ग्रेटर नोएडा की बात करें हम लोग, जेवर की बात करें, उनको कंक्रीट के जंगल में बदल दिया है। तो अब वक्त है कि हम उसको देखें कि डेंसिटी हम उससे ज़्यादा, जितनी डेंसिटी हमें प्रोवाइड की गई थी नोएडा जब बना था उस समय, उससे कितनी ज़्यादा हम कर चुके हैं। उसके अलावा जैसे पोल्यूशन की बात उठाई आपने, तो जो पैच हैं या जहाँ जो कंटेनमेंट एरिया है जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन होता है, वहाँ पर पोल्यूशन के लिए हम लोग मशीनें लगाएं या पोल्यूशन गन लगाएं, जहाँ पर पोल्यूशन वो सक कर सकें। तो इस तरह की हम लोग अपनी तरफ से एक आंदोलन चलाएंगे या इस तरह की एक मुहिम चलाएंगे, जहाँ पर पोल्यूशन हो रहा है उस पोल्यूशन को सक करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ करा जाए। पानी, जहाँ पर पानी, गंदे पानी या उसकी बात है, सॉल्यूशन की बात है, तो हिंडन है, हिंडन यहाँ पर एक तरह से मृत प्राय हो चुकी है आगे, तो हम लोग प्रशासन से दरखास्त करेंगे, इसके लिए भी मुहिम चलाएंगे कि दोबारा से रीडेवलप की जाए पूरी हिंडन को, और उसके दोनों तरफ पेड़ लगाए जाएं, और उसकी सफाई, और उसमें गंदा पानी, नालों का पानी के लिए पहले उनको ट्रीटमेंट करके ही डाला जाए। तो ये हमारे प्रायोरिटी पर रहेंगे पर्यावरण को बचाने के लिए। और जहाँ तक विकास की बात है, तो नोएडा वास्तव में, नोएडा ने विकास किया है। नोएडा के अंदर हिंदुस्तान की लगभग सबसे ऊंची बिल्डिंग, 80 मंजिल की बिल्डिंग डेवलपर बना रहे हैं। तो इसकी जो सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है, फ्यूचरिस्टिक सोच है, तो आई थिंक नोएडा आज की तारीख में अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के चुनिंदा शहरों में इसकी गिनती होती है। हरिओम जी, आपकी बात पे मैं एक शेर करना चाहूँगा। आपने शेर से बात कही थी, बेरुखी बेसबब नहीं गालिब,
कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो जो मैं कहा कि नोएडा की ईगो के बारे में कहा कि क्या वो अपने आप को अलग दिखाना चाहता है, मैं कुछ उदाहरण देना चाहूँगा। और हर्ष जी, आप न भूलें कि आप नोएडा में ही आपका ऑफिस है, ये स्टूडियो जहाँ पर हम प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं नोएडा में ही है। बिल्कुल। और ये नोएडा ही अकेला ऐसा शहर है एनसीआर में जिसने अपने आप को अलग आइडेंटिटी बनानी चाहिए। गुड़गांव ने कभी नहीं कहा कि गुड़गांव नहीं है, वो कुछ और है। नोएडा शुरुआती तौर पे गाज़ियाबाद था और नोएडा ने पुरजोर विरोध किया उसका गाज़ियाबाद में दोबारा शामिल होने का। तो अपने आप में एक जो आइडेंटिटी का जो इशू है नोएडा वालों के साथ बहुत है, वो बिल्कुल अपने आप को अलग ही दिखाना चाहते हैं, सबसे अलग दिखाना चाहते हैं। तो क्या आपकी मुहिम नोएडा की वो ईगो को और बढ़ा नहीं देगी? मुझे लगता है कि शायद आपको गाज़ियाबाद या दूसरे मुरादनगर वगैरह शहरों को भी जोड़ लेना चाहिए इसके साथ। नहीं, जो आप कह रहे हैं उसका कारण एक ये कि नोएडा का मेरा मानना है कि ये प्रवासियों का शहर है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे जो इस्टेब्लिश आज हैं या जो काम कर रहे हैं, जो इस शहर को अपना मान के काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर बाहर के हैं। मैं अपने आप को खुद बोलता हूँ, मैं खुद प्रवासी हूँ भारत का, नोएडा का। यहाँ के सांसद विधायक भी प्रवासी हैं। तो नोएडा का जो एक्चुअल में जो रूप है वो बहुत मिक्स है। यहाँ पे राजस्थान के भी लोग हैं, पूर्वांचल के भी हैं, बिहार के भी हैं, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी ज़्यादातर बाहर के हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। तो उन सब का एक जो माइंडसेट है वो सब लोग अपने माइंडसेट को लेके आए। अगर उसको आपको एक माइंडसेट बनाना है तो इस तरीके के एक एसोसिएशन की मुझे लगता है ज़रूरत है, ताकि आप एक प्लेटफॉर्म पे सबको लाएं और सबको सुने। मतलब हम ये कहें कि भारत के माथे पे चमकता हुआ सितारा यदि कोई हो सकता है तो वो एक ही हो सकता है, और जिसके बारे में आप सब नोएडा वासी, मेरे ख्याल से जितने आप कट्टर भारतवासी हैं उतने ही आप कट्टर नोएडा वासी भी हैं। और इस बात के लिए मैं चाहूँगा कि भारत का प्रत्येक शहर जो है वो ऐसे ही लोग जैसे आप जैसे कर्मठ और कर्मशील लोग हैं वो भी उन शहरों में वैसे ही अपनी एक जो सेल्फ प्रेस्टीज है उसको बढ़ाएं, और भविष्य में एक अच्छी आप लोगों को जो कार्यक्रम आपके हैं उनके लागू होने सफलता की शुभकामना देते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा हमारे दर्शकों से, यदि आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, आपके कुछ सुझाव हैं, आप इस नोएडा रिफॉर्म वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया करके अपने संदेश भेजें, अपने बारे में लिखें, अपनी जो प्रतिक्रिया है उसके साथ साथ आप क्या करना चाहते हैं वो बताएं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्रेसिडेंट साहब श्री हर्ष द्विवेदी और श्री हरिओम त्यागी जी जरूर आपको सहयोग देंगे। एक फाइनल कमेंट जो है वो अगर आप अपनी संस्था की तरफ से हमारे दर्शकों को देना चाहें तो प्लीज़। पुरोहित जी, अगर फाइनल कमेंट की बात करें तो मेरा सिंपल सा एक है इन लोगों को या नोएडा वासियों को ये बताना कि ये जो एसोसिएशन शुरू कर रहे हैं ये केवल आपसी सहयोग, एक दूसरे के सहयोग के लिए कर रहे हैं। इसलिए जितने लोग भी इससे जुड़ रहेंगे इन फ्यूचर या जुड़े हैं, जो भी पिलर्स हैं, वो ये ना समझे कि ये किसी कंपटीशन में है। हम सबको मिलकर साथ में काम करना है, हम सबको मिलकर इस शहर को इतना बड़ा बनाना है कि ये देश में विदेश में अपना और नाम रोशन करे। इसका सिंपल सा उद्देश्य बस यही है। हरिओम जी, आपकी तरफ से जो हमारे दर्शकों को क्या संदेश है और आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो इस संस्था के लिए क्या करें? सबसे पहले तो मैं सभी जो भी इस प्रोग्राम को देखने वाले दर्शक हैं उनसे नोएडा के जो भी वासी हैं, नोएडा गेट नोएडा, गौतम बुद्ध नगर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो लोग सब इससे जुड़ सकते हैं। हमारे ये प्रोग्राम हमारा फेसबुक पे, यूट्यूब पे सब जगह टेलीकास्ट होगा, प्रीमियर होगा, तो वहाँ पर अपने कमेंट भी डाल सकते हैं, अपना नंबर डाल सकते हैं, हम खुद उनको कॉल करके उनको इनवाइट कर सकते हैं प्रोग्राम में जोड़ने के लिए। तो सभी लोग एक साथ एक ऐसा मंच बनाने के लिए हम प्रयासरत हैं जिसमें सब लोगों को जोड़ा जा सके, चाहे वो नोएडा के गांव में रहता हो, चाहे नोएडा के शहर में रहता हो। ऐसा नहीं है कि भाई ये संस्था की हम लोग सब बाहर के हैं या अंदर के हैं। नोएडा में कोई भी रहता है, किराए पर रहता है, चाहे वो अपने मकान पर रहता है, चाहे जॉब करता है, वो सब के लिए ये संस्था ओपन है, पहली बात। दूसरी बात, हर्ष जी का जो ये एक मुहिम है या एक आंदोलन उन्होंने इसको बना लिया है, जिसपे पूरे नोएडा को, पूरे गौतम बुद्ध नगर को एक नए तरीके से, नई रूपरेखा के रूप में वो देखते हैं और नोएडा को एक विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करने का काम कर रहे हैं। इनके लिए मैं एक दो लाइन और कहना चाहूँगा कि तुझे देख के सजदा करूँ, तुझे देख के सजदा करूँ तो काफिर कहेगा ज़माना, तुझे देख के सजदा करूँ तो काफिर कहेगा ज़माना, पर ये कौन देखता है तुझे देखने के बाद। वाह, क्या बात है। और मैं तो ये कहूँगा कि जिस उत्साह से और जिस
निश्चल भाव से आपने ये संस्था शुरुआत की है और शुरुआती तौर पे बहुत अच्छे रुझान हैं, काफ़ी संख्या आपकी बढ़ गई है और मुझे जो जानकारी आई है कि हम इस वक्त करीबन 10,000 से ज़्यादा सदस्य हमारे हो चुके हैं और मेरे ख्याल से पिछले महीने हम लोगों ने संस्था की शुरुआत की और 10,000 से ऊपर एंटरप्रेन्योर्स और डिफरेंट RW एसोसिएशन की मेंबरशिप आपके पास है। तो जो लोग सदस्य बन चुके हैं उनको तो स्वागत है, लेकिन जो रह गए हैं वो कृपया इस बड़ी मुहिम में जुड़ें। बहुत तेज़ी के साथ जो है आप और भी चैप्टर, दूसरे चैप्टर में, क्योंकि संस्था का तो एक अपना फॉर्मेट होता है, तो इसके और चैप्टर भी हैं, यानी कि एंटरप्रेन्योर्स के लिए एजुकेशन, मेडिकल और साथ साथ रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन जो है उनके चैप्टर वगैरह भी हैं। तो उनमें अपनी जिम्मेदारियाँ अगर आप लेने की क्षमता रखते हैं तो ज़रूर लें। और मेरे विचार से फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर दोबारा और अधिक चर्चा करेंगे आपसे और दूसरी अचीवमेंट जो है जो NRWA की है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल इतना ही। आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर ऑन मीडिया। धन्यवाद।